गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं पंकज कुमार करम विद्या मंदिर शिक्षण संस्थान की ओर से ऑनलाइन क्लास में फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम अपनी इस वीडियो में क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 7 वाष्पोत्सर्जन का अध्ययन करेंगे। यह चैप्टर बोर्ड परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर से संबंधित छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। चलो तो आज हम अपनी इस वीडियो के माध्यम से इस चैप्टर को अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। आज का टॉपिक होगा वाष्पोत्सर्जन क्रिया। क्या होती है वाष्पोत्सर्जन क्रिया? पादप के कौन कौन से भाग इस क्रिया में भूमिका निभाते हैं? पादप के वायवीय भागों पर ऐसी कौन सी संरचनाएं पाई जाती हैं जो वाष्पोत्सर्जन क्रिया के लिए जिम्मेदार होती है? चलो तो इसे समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले वाष्पोत्सर्जन क्रिया को समझने से पहले मैंने बोर्ड पर एक पादप का डायग्राम बनाया है, जिसे नामांकित भी किया हुआ है। पादप मूल, काष्ठीय तना और पादप पर्ण। अब हम पढ़ते हैं वाष्पोत्सर्जन क्रिया के बारे में। हमने अपनी पिछली वीडियो में रसारोहण की क्रिया का अच्छे से अध्ययन किया, जिसमें हमने यह जाना कि पादप की मूलों द्वारा मृदा कणों से जल अणुओं को अवशोषित किया जाता है। अवशोषित किए हुए जल अणुओं को पादप के वायवीय भागों में पहुंचाया जाता है, अर्थात पादप की मूल मृदा कणों से अत्यधिक मात्रा में जल अणुओं को लगातार अवशोषित करती रहती है तथा उसे पादप के वायवीय भागों में पहुंचाती रहती है। अवशोषित किए हुए जल का कुछ भाग पादपों द्वारा काम में लिया जाता है तथा अतिरिक्त शेष बचे जल को पादप के वायवीय भागों द्वारा वातावरण में जल वाष्प के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है। क्या पादप के वायवीय भागों द्वारा जल का वाष्प के रूप में बाहर निकलना ही वाष्पोत्सर्जन कहलाता है? चलो तो इसे अब हम जान लेते हैं। वाष्पोत्सर्जन पादपों के वायवीय भागों, मुख्यतः पत्तियों द्वारा जल की वाष्प के रूप में हानि होना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। बिल्कुल हम कह सकते हैं पादप के वायवीय भागों द्वारा जो अतिरिक्त जल है, यदि वह जल वाष्प के रूप में बाहर निकलता है, वातावरण में छोड़ा जाता है, तो वो ही क्रिया वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। अब वाष्पोत्सर्जन क्रिया पादप के किस भाग द्वारा होती है? ऐसी कौन सी संरचना है जो वाष्पोत्सर्जन क्रिया के लिए जिम्मेदार होती है? चलो तो इसे भी देखते हैं। वाष्पोत्सर्जन क्रिया मुख्यतः पादप के वायवीय भागों द्वारा होती है। वायवीय भागों में पादप के तने, पादप की पत्तियां एवं पादप पर लगे फल फूल द्वारा आदि हो सकते हैं। अब कौन सी संरचना के द्वारा होते हैं? पादप के वायवीय भागों पर कुछ छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, मुख्यतः पत्तियों पर। पादप के संपूर्ण वायवीय भागों पर कुछ छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिनकी संख्या पत्तियों पर अधिक होती है। इन छोटे छोटे छिद्रों को रंध्र कहते हैं। इन छोटे छोटे छिद्रों को क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। रंध्रों के द्वारा ही मुख्यतः वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, अर्थात इन सूक्ष्म छिद्रों द्वारा ही जल वाष्प के रूप में बाहर निकलता है। तो हम कह सकते हैं पादप के वायवीय भागों पर पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्र रंध्र कहलाते हैं। रंध्र के माध्यम से ही जल वाष्प के रूप में वातावरण में बाहर छोड़ा जाता है। तो पादप के वायवीय भागों द्वारा जल की वाष्प के रूप में हानि होना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। आपको वाष्पोत्सर्जन की परिभाषा अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं वाष्पोत्सर्जन के प्रकार। वाष्पोत्सर्जन कितने प्रकार का होता है, अर्थात पादप के कौन कौन से भाग वाष्पोत्सर्जन क्रिया के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो आप वाष्पोत्सर्जन की डेफिनेशन को नोट कर लीजिए, फिर हम पढ़ते हैं वाष्पोत्सर्जन के प्रकारों के बारे में। चलो तब पढ़ते हैं वाष्पोत्सर्जन क्रिया के प्रकार। वाष्पोत्सर्जन क्रिया मुख्यतः पादप के वायवीय भागों में होती है, जो 3 रूपों में हो सकती है। कौन कौन से? नंबर 1 रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, नंबर 2 उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन और नंबर 3 वात रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। हम कह सकते हैं वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, नंबर 2 उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन और नंबर 3 वात रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। हमने वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में जाना कि पादप के वायवीय भाग वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वायवीय भागों में कौन कौन से भाग आते हैं पादप के? नंबर 1 पत्तियां, जिस पर सबसे अधिक रंध्र पाए जाते हैं। नंबर 2 पादप का तना और नंबर 3 पादप के तने या पत्तियों पर एक पतली त्वचा और पाई जाती है, जिसे उपत्वचा कहते हैं।
तो ये 3 भाग पादप के वायवीय भागों में उपस्थित होते हैं। इन्हीं भागों द्वारा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया की जाती है। तो हमने जाना रंध्र क्या होते हैं। पादप के वायवीय भागों पर पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्र रंध्र कहलाते हैं। रंध्रों के द्वारा ही पादप में उपस्थित जल को वाष्प के रूप में वातावरण में बाहर छोड़ा जाता है। तो चलो अब पढ़ते हैं वाष्पोत्सर्जन के प्रकारों के बारे में। रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन सामान्य रूप से पादप की पत्तियों पर असंख्य रंध्र उपस्थित होते हैं। उन रंध्रों में से जल को वातावरण में बाहर निकाला जाता है। तो पादप की पत्तियों में होने वाले वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन के दौरान 50 से लेकर 97% तक जल की वाष्प के रूप में हानि हो जाती है। तो रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन क्या होता है। रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन पादप की पत्तियों पर सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें मुख्यतः रंध्र कहते हैं। इन रंध्रों की उपस्थिति के कारण ही 50 से 97% जल की जल वाष्प के रूप में हानि हो जाती है तथा इन रंध्रों द्वारा हुई वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन। उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन क्या होता है। बाह्य त्वचा पादप की पत्ती हो, फल हो, फूल हो या तने हो, मुख्यतः पादप की पत्तियों को लेकर चलते हैं। उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन बाह्य त्वचा पर पाई जाने वाली त्वचा को उपत्वचा कहते हैं। अर्थात पादप की बाह्य त्वचा के ऊपर जो पतली अकोशिकीय परत पाई जाती है उसे हम उपत्वचा कहते हैं। उपत्वचा मुख्यतः वाष्पोत्सर्जन क्रिया को रोकने का कार्य करती है, लेकिन इससे भी 3 से लेकर 10% जल की हानि हो जाती है। तो हम कह सकते हैं पादप की बाह्य त्वचा पर पाई जाने वाली त्वचा उपत्वचा कहलाती है। उपत्वचा के द्वारा होने वाला वाष्पोत्सर्जन उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। उपत्वचा मुख्यतः वाष्पोत्सर्जन क्रिया को रोकने का कार्य करती है, किंतु 3 से 10% तक जल की हानि उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन द्वारा भी हो जाती है। अब हम बात करते हैं नंबर 3 वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन पादप के काष्ठीय तनों व फलों पर भी कुछ सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें हम वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन के द्वारा अत्यधिक कम मात्रा में वाष्पोत्सर्जन क्रिया हो पाती है। इसे हम कह सकते हैं कि 0.1% जल की हानि वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा हो सकती है। तो वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन जब पत्तियों पर उपस्थित सूक्ष्म छिद्र द्वारा वाष्पोत्सर्जन क्रिया होती है तो वह रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहलाती है, जिसके द्वारा 50 से लेकर 97% तक जल की हानि हो सकती है। नंबर 2 उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन बाह्य त्वचा पर पाई जाने वाली त्वचा को उपत्वचा कहते हैं। उपत्वचा द्वारा होने वाले वाष्पोत्सर्जन क्रिया को उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। इसके द्वारा भी लगभग 3 से 10% तक जल की हानि हो सकती है। नंबर 3 वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन काष्ठीय तनों व फलों पर भी कुछ सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें वातरंध्र कहते हैं। वातरंध्रों द्वारा अत्यधिक कम मात्रा में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, लगभग 0.1% तक। तो हमने वाष्पोत्सर्जन क्रिया के प्रकारों के बारे में अध्ययन किया। अब हम बात करते हैं पादप की पत्तियों पर रंध्रों की स्थिति। पादप की पत्तियों पर किस प्रकार से रंध्र उपस्थित हो सकते हैं, आप इन्हें नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं पर्णों पर रंध्रों की उपस्थिति के बारे में। कौन कौन सी सतह पर रंध्र उपस्थित होते हैं। रंध्रों की उपस्थिति के आधार पर पर्णों को 3 भागों में विभक्त किया जा सकता है। नंबर 1 अधोरंध्रीय पर्ण, नंबर 2 उभयरंध्रीय पर्ण और नंबर 3 अधिरंध्रीय पर्ण। पादप पर्ण पर रंध्र उपस्थित होते हैं। रंध्रों की उपस्थिति के आधार पर पर्णों को 3 भागों में बांटा जा सकता है, अधोरंध्रीय पर्ण, उभयरंध्रीय पर्ण और नंबर 3 अधिरंध्रीय पर्ण। अधोरंध्रीय पर्ण क्या होते हैं। जब पर्ण की निचली सतह पर रंध्र उपस्थित होते हैं तो उस पर्ण को अधोरंध्रीय पर्ण कहते हैं। जब पर्ण की निचली सतह पर रंध्र उपस्थित होते हैं तो ऐसी पर्ण अधोरंध्रीय पर्ण कहलाती है। इस प्रकार के पर्ण को सेब प्रकार का पर्ण भी कहते हैं।
इस प्रकार के पर्ण को सेब प्रकार का पर्ण भी कहते हैं। इसके एग्जाम्पल सेब, संतरा, अधिकांश द्विबीजपत्री पादप पर्ण। हम कह सकते हैं यदि पर्ण की निचली सतह पर रंध्र उपस्थित होते हैं तो वह पर्ण अधोरंध्री पर्ण कहलाती है। इस प्रकार के रंध्र को सेब प्रकार के रंध्र भी कहते हैं। उदाहरण सेब, संतरा, द्विबीजपत्री पादप की पर्ण। नंबर 2, उभयरंध्री। जब पर्ण की दोनों सतह ऊपरी एवं निचली दोनों सतह पर रंध्र उपस्थित होते हैं तो ऐसी पर्ण अभयरंध्री पर्ण कहलाती है। इस प्रकार के रंध्र को जई प्रकार का पर्ण भी कहते हैं। एग्जाम्पल पूछे जई, मक्का, अधिकांश एक बीजपत्री पादप। क्लियर है। अब बात करते हैं नंबर 3, अधिरंध्री पर्ण। जब पादप की ऊपरी सतह पर पर्ण रंध्र उपस्थित होते हैं, जब पादप पर्ण की ऊपरी सतह पर पादप रंध्र उपस्थित होते हैं तो ऐसी पर्ण अधिरंध्री पर्ण कहलाती है। अधिरंध्री पर्ण को कुमुदनी प्रकार का पर्ण भी कहते हैं। कुमुदनी प्रकार का पर्ण भी कहते हैं। इसके एग्जाम्पल वाटर लिली पादप एवं उत्प्लावी जल निगम पादप इसके एग्जाम्पल माने जाते हैं। तो आज हमने अपनी इस वीडियो में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया, वाष्पोत्सर्जन के प्रकार और रंध्रों की स्थिति के आधार पर पर्णों के प्रकारों का अच्छे से अध्ययन किया, जो कि आपको समझ में भी आ गया होगा। चलो तो इसे हम छोटे से डायग्राम की सहायता से फिर से समझ लेते हैं। पादप पर्ण, अधोरंध्री, इसकी निचली सतह पर रंध्र उपस्थित। उभयरंध्री पादप पर्ण, इसकी ऊपरी सतह और निचली सतह दोनों पर रंध्र उपस्थित होते हैं जो समान रूप से वितरित होते हैं। और नंबर 3, अधिरंध्री पादप पर्ण की केवल ऊपरी सतह पर रंध्र उपस्थित होते हैं तो वो अधिरंध्री पर्ण कहलाते हैं। तो आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। आने वाली वीडियो में हम रंध्र की संरचना और रंध्रों के खुलने एवं बंद होने की प्रक्रिया का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।